अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने ये देखना है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के जो हम लेक्चर चल रहे हैं हमारे सीरीज़। गार्डियन एंड वार्ड एक्ट ये एक्चुअली एक फैमिली सूट है। गार्डियन सूट जो होता है एक फैमिली सूट है। तो फैमिली सूट, इसका प्रोसीजर, इसकी ज्यूरिसडिक्शन लास्ट टाइम हमने देख ली थी, बहुत इम्पॉर्टेंट था। आज हम ये देखेंगे कि जो अपॉइंटमेंट और डेक्लरेशन, दो वर्ड्स अलग अलग हैं। क्या है? अब देखिए, अपॉइंटमेंट एंड डेक्लरेशन, ये दो वर्ड्स ही अलग अलग हैं। क्या है कि ऑफ गार्डियंस। अब 5 नॉर्म है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए गार्डियन क्या होता है और वार्ड क्या होता है। दो लफ्ज़ उसने यूज़ किए, एक गार्डियन और एक वार्ड। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता हो माइनर क्या है। माइनर, फिर क्या है? माइनर को वो 2, 4, 1 में डिफाइन कर रहा है, 4 का 1। और जो आपका गार्डियन है वो 4, 2 में, और जो वार्ड है वो 4, 3 में। अब ये तीनों डेफिनेशन तो आपको पता होनी चाहिए ना कि वार्ड और गार्डियन, क्योंकि ये गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। क्या नाम है इसका? गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ठीक है, 1890 का। अब जब हमें गार्डियंस और वार्ड का नहीं पता होगा, गार्डियन कहाँ डिफाइन है? 4, 2 में, और ये वार्ड 4, 3 में, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3, ठीक है। माइनर। अब सबसे पहले तो माइनर पता होना चाहिए। ये मैं हमेशा बताता होता हूँ। मेजॉरिटी एक्ट है। मेजॉरिटी एक्ट कौन सी ईयर का है? 1875 का, ठीक है। मेजॉरिटी एक्ट 1875 का। तो उसके अंदर क्या कहता है? ये क्या होता है? उसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3। अब ये पहले ये समझे ये क्या है। वो कह रहा है अब माइनर की प्रॉपर्टी भी होती है, गार्डियन प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और पर्सन का भी हो सकता है। दो तरह के गार्डियन होते हैं, एक होता है पर्सन और एक होता है प्रॉपर्टी। गार्डियन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ आ रही? अच्छा, अब मेजॉरिटी एक्ट के अंदर वो कहता है जो पर्सन की मेजॉरिटी है ना वो 18 ईयर है, 18 ईयर्स। अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी का गार्डियन मुकर्रर हुआ है, क्या मुकर्रर हुआ है? गार्डियन। तो फिर क्या होगा? प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी का, तो ऐसी सूरत में अगर इस शख्स ने सेल परचेज करनी है, अब मामला संभालने हैं, तो ऐसी सूरत में 21 साल का वो होगा, तो फिर वो मेजर तस्लीम होगा प्रॉपर्टी के लेन देन में। ये याद रखें, ये ज़रा कंफ्यूजिंग सा, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसको ज़रा याद रखें, ठीक है। तो अब मेजॉरिटी एक्ट माइनर का पता चल गया कि माइनर क्या होता है। प्रॉपर्टी की सूरत में 21 साल का, और पर्सन की सूरत में अगर उसने शादी करनी तो 18 साल का। मतलब अगर शादी करनी है तो हमारे यहाँ मेजर होना चाहिए ना, तो 18 साल का होना चाहिए। लेकिन वो पर्सनल लॉ को छोड़कर, पर्सनल लॉ के अंदर तो मेजॉरिटी के एक्ट सेक्स के मुताबिक है ना। सेक्ट जो कहता है सुन्नी है या शिया है या हमारे जो भी भाई बाकी हैं, उसके अंदर बच्चे की और बच्ची की बलूगत की उम्र को वो शादी की उम्र कहते हैं, ठीक है। बलूगत की उम्र, शादी की उम्र। लेकिन यहाँ पे बलूगत 18 साल या 21 साल है, ठीक है। ये माइनर के अंदर। अब है गार्डियन। वो कहता है गार्डियन वो होगा जो एक पर्सन की केयर के लिए होगा, पर्सन ऑफ माइनर, केयर के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के केयर के लिए होगा, ठीक है, या दोनों की के लिए होगा। वो शख्स गार्डियन होगा। कौन? गार्डियन मीन अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ पर्सन ऑफ अ माइनर, पर्सन ऑफ अ माइनर, इसलिए माइनर पहले पढ़ाया आपको। माइनर का आर ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अब एक बात आपके अंदर आप जहन में रख लें कि इसके अंदर आपका माइनर की गार्डियनशिप अपॉइंट हो रही है। आपका इनसेन पर्सन का भी गार्डियन अपॉइंट होता है, वो इस लॉ के तहत नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ माइनर का। ये याद रखिए, हम अक्सर बच्चों को, वकला को कन्फ्यूज़न होती है, तो ये याद रखिए।
अच्छा, अगली बात, इसके अंदर दोनों का भी हो सकता है। तो जो केयर करने के लिए पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए होगा, पर्सन ऑफ माइनर, और वो गार्डियन कहलाएगा। और जिस पर्सन के लिए, जिस माइनर का गार्डियन अपॉइंट हो जाए प्रॉपर्टी का या पर्सन का, वो वार्ड बन जाता है। वो कौन बन जाता है? वार्ड। ये समझिए, हाँ, माइनर हैविंग गार्डियन ऑफ पर्सन और प्रॉपर्टी, तो वो वार्ड होगा। वो क्या होगा? वार्ड होगा। ये जरा समझने वाली बात है, इसको जरा गौर से समझिए कि वार्ड वो शख्स होगा, वो माइनर जिसका पर्सन या प्रॉपर्टी दोनों के लिए गार्डियन मुकर्रर होगा। क्या मुकर्रर होगा? गार्डियन। तो वो क्या कहलाएगा? वार्ड। ठीक है, शाबाश। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक होती है अपॉइंटमेंट और एक होती है डेक्लरेशन। डेक्लरेशन को अक्सर हम कहते हैं इस्तकरार, इस्तकरारे हक, डेक्लरेशन का सूट करते हैं ना। और अपॉइंटमेंट क्या होती है? इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। डिक्लेरेशन ये होती है कि पहले ही मैं हूँ, पहले ही मेरे पास इख्तियारात हैं, कोर्ट जस्ट ऑर्डर करे कि मैं फलां बन गया। गार्डियनशिप को, गार्डियनशिप की उर्दू क्या है? हजानत। हजानत। ठीक है। अब किनके पास क्या पार्स हैं? कोर्ट के पास। डेफिनेटली कोर्ट हमने पढ़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, और जिस वक़्त ये फैमिली कोर्ट गार्डियन वार्ड की बात करेगा तो उस वक़्त वो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, हाँ, वो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज पार इस्तेमाल कर रहा होगा। लेकिन वो किसी को, हाँ, वो किसी को भी 25A में हमने पढ़ा है कि फैमिली कोर्ट एक्ट का, ठीक है, उसके अंदर। और यहाँ पे भी हमने सेक्शन 4A और हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर का वॉल्यूम 2 का वॉल्यूम 2 का जी, उसके अंदर हमने ये पढ़ा है। इसी जुरिस्डिक्शन को भी वहाँ पे पढ़ा है। पहला ही रूल उसका यही कहता है। ठीक है। अच्छा, अगली बात आती है, यहाँ तक आपको समझ आ गई? अच्छा, अब हमने आज पावर्स ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर ऑफ गार्डियनशिप। अब डिक्लेरेशन के लिए तो पहले ही बंदा है, कोर्ट उसको सिंपल डिक्लेयर करेगा कि तुम गार्डियन हो। बट अपॉइंटमेंट का एक पूरा सिलसिला कार है, उसके कोर्ट मद्देनज़र भी रखेगी कि कौन होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि वेलफेयर ऑफ माइनर होती है, वेलफेयर को देखा तो वो सेक्शन 16 आगे आ गया, उसके अंदर 17 वो हम देखेंगे। ठीक है, कि वो क्या होती है उसकी वेलफेयर और किस तरह क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, 17 के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, वो हमारा आज का टॉपिक वैसे नहीं है, लेकिन मैं ये सारी क्योंकि साथ में चीज़ें नथी होती हैं, नेक्सस बनता है, इसलिए बता रहा हूँ। पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर एज टू गार्डियनशिप, ये सेक्शन 7 में दी गई है। इंपॉर्टेंट ये है। 6 क्या कहता है? कहता है इन केस ऑफ अ माइनर हु इज़ नॉट एन यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट, जो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं है। यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट होगा तो वो तो फिर यूरोप में जाएगा ना, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि ये अंग्रेज़ ने बनाया था 1890 में। जंग आज़ादी के बाद सारे लॉज आलमोस्ट जंग आज़ादी के बाद बने। जितने भी कानून इस वक्त हैं वो जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी 1857 उसके बाद बने। मेजॉरिटी नहीं, मैं तो कहता हूँ जितने लॉज इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं ज़्यादातर वो ऐसे ही बने, मतलब मैं कहूँ 99.99% उसके बाद बने। ठीक है। अच्छा, तो उसने ये कहा कि कोर्ट के पास कि अब जो अगर ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं, नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड टू मेक अवे आर डेरोगेट फ्रॉम एनी पावर टू अपॉइंट अ गार्डियन ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी आर बोथ विच इज़ वैलिड बाय लॉ टू विच द माइनर सब्जेक्ट। सिर्फ ब्रिटिशर्स को छोड़कर बाकी जो भी वहाँ पे रहता होगा उसका गार्डियन अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट के पास पावर है। ये 6 है। 7 की पार देखते हैं। वो कह रहा है वेयर अ कोर्ट इज सेटिस्फाइज दैट इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर। एक बात याद रखें, आप जजेस जब भी बनते हैं या वकील हैं आप, कोर्ट के पास एक ही क्या है? वेलफेयर ऑफ माइनर। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है।
ठीक है, हाँ जी। तो 7 के साथ या किसी भी 17 आप ज़रूर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 17। अब मैं पहले वेलफेयर की बात आई तो 17 पढ़ के सुनाता हूँ आपको, ठीक है। 17 कहता है मैटर टू बी कंसीडर्ड बाय कोर्ट इन अपॉइंटिंग गार्डियन। ठीक है, क्या कहता है? इन अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग, दोनों वर्ड है। अपॉइंटिंग और डिक्लेयर करने के लिए भी अपॉइंट, हाँ, किन मैटर्स को देखना है वो मैटर्स अब यहां बता रहा है। द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बी गाइडेड बाय व्हाट कंसिस्टेंटली विद द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट। मतलब मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कुछ भी है, ठीक है, उसको देखते हुए appears in the circumstances to be for the welfare of minor, उसको देखते हुए क्या करेगा? in considering what will be for the welfare of the minor, the court shall have regard to the age, sex and religion of the minor, इसके साथ the character and capacity of the proposed guardian। वो शराबी है, वो किस कैपेसिटी में, बाप है, माँ है, दादी है, दादा है, नानी है, किस कैपेसिटी में आ रहा है, और उसका करैक्टर क्या है, उसको भी मद्देनजर रखना है। फिर एंड हिज नियरनेस ऑफ किन, उसकी उसके साथ कितनी है, टू द माइनर द विशेस इफ एनी ऑफ द डिसीज पेरेंट्स। मतलब वो कह रहा है मरने के बाद मेरे बेटे को ये संभाले, अगर वो ऑरली कह गया तो वो भी कंसीडर होगी, डेफिनेटली कंसीडर होगी, ठीक है। एंड एनी एग्जिस्टिंग और प्रीवियस रिलेशंस ऑफ द प्रपोज्ड गार्डियन विद द माइनर इज प्रॉपर्टी। उसका रिलेशन भी देखा जाएगा कि पहला इसका रिलेशन क्या था, अब क्या है, वो रिलेशंस देखने के बाद ये वेलफेयर के टूल्स बता रहा है कि आपने क्या चीज़ें देखनी है, एक जज के लिए या एक वकील के लिए क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। If the minor is old enough to form an intelligent preference, the court may consider that preference। अगर वो इतना है, आजकल कंप्यूटर बच्चे हैं सारे, 2-3 साल का बच्चा भी है तो वो फट फट बताएगा, ठीक है। मतलब आप देखते हैं अक्सर कि आप कोर्ट के अंदर 7-8 साल का बच्चा भी बता रहा होता है, 7-8 तो बहुत बड़ा है 3-4 साल जी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल, मैंने हज़ारों देखी हैं, मैंने आपको शायद एग्जांपल सुनाई थी कि एक बच्चा, मैं वैसे बाय द वे हाई कोर्ट खड़ा था। अब देखिए एक 491 बड़ी ही मशहूर ज़माना है, ठीक है, CRPC। अक्सर जब बाप के पास बच्चे या माँ के पास बच्चे हों तो उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए, एक्चुअली ये हेबियस है ना, तो हम सेशन में भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं। होता यह है कि इलीगल कस्टडी किसके पास, अब इसकी फेट जो है ना, कोर्ट ने इलीगैलिटी, वो हेबियस कॉर्पस को देखना होता है, क्या वो हद से बेजा में है। बाज़-औक़ात कोर्ट वहीं पे ही पूछ लेता है, ये साबित करते हैं कि ये हेबियस है या नहीं है। वेलफेयर को वो किसी हद तक नहीं देखते, वेलफेयर देखना एक्चुअली गार्डियन कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का नहीं। हाई कोर्ट इज़ नॉट अ गार्डियन कोर्ट, ठीक है। उसने कहा भी नहीं है कि मैं गार्डियन, लेकिन अगर वो गार्डियन के तौर पर सुनना चाहे तो वो सुन भी सकता है, तो ठीक है मैं देखता हूँ, वो भी कर सकता है। बट उसने इसीलिए मैटर, वो सिर्फ ये देखता है कि ये हेबियस है या नहीं है, ये कॉर्पस को हेबियस में रखा हुआ है या नहीं। खैर, तो माइनर के वेलफेयर को ये चीज़ें देखकर डिटरमिन करना है। फिर द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन टू बी गार्डियन अगेंस्ट हिज विल। और बच्चे से फिर पूछा जाता, मैं अक्सर बता रहा था कि हाई कोर्ट में एक दफ़ा पेश हुए तो बच्चे की उम्र 4 साल कुछ दिन होगी, तो वो एक लेडी लॉयर थी जो उनकी वकील थी, तो हम बैठे हुए थे, तो जो जस्टिस साहब हैं वो करते हैं, उनको पूछते हैं कि जी बच्चे का क्या नाम है। अब बिफोर दिस के वो दैट लेडी लॉयर स्पोक एनी वर्ड, बच्चा बोला जी मेरा नाम ये है। उसने कहा बच्चे किधर से आवाज़ है, उसने कहा नीचे खड़ा है। उसका जी इसको खड़ा करें ऊपर रोस्ट रूम पे, उसको खड़ा किया, उससे उसने नाम पूछा, नाम बताया, उसने उसका स्कूल पूछा, स्कूल बताया, उसने एज पूछी, उसने दिनों के साथ बताई, इतने साल इतने दिन मेरी एज है।
मैं कहता हूँ वो कमाल था। और फिर उससे पूछे जाना क्या, उसने कहा यहाँ जाना, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो ये होती है वो प्रेफरेंस जो आपका 3 बता रहा है। और अगर उसकी अगेंस्ट के हाँ, लेकिन प्रेफरेंस, और अगर वो कह रहा है कि द कोर्ट शैल नॉट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी पर्सन शैल नॉट टू बी गार्डियन अगेंस्ट हिज विल, यहां शैल है कि अगर बच्चा इतनी प्रेफरेंस रखता है तो फिर शैल है, वो जहां कहे उसको जाने दो। ठीक है, ये था आपका आर्टिकल सेक्शन 17। ठीक है, सेक्शन अब 7 पढ़ते हैं, जो कि मैं कहूँगा कि 7 ही पढ़ें, जो कि ज़रूरी है आपके लिए। 7 क्या है, वो कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट इफ इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनर, वो हमने इसलिए 17 पढ़ा। दैट एन ऑर्डर शुड बी मेड, ऑर्डर करना है कैसे, अपॉइंटिंग ऑफ हिज पर्सन और प्रॉपर्टी आर बोथ, कि दोनों के लिए करना ही है जी। अपॉइंट करने के लिए आपने वो 24-25 में देखा होगा, 26 तक वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को किस तरह संभालना है, वो सारी बातें 27-28 से लेकर 37 तक। प्रॉपर्टी का 27 से 37 तक क्या, हाँ जी, पर्सन का जो है वो 20 से 26 जी, तो वो सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। अब डिक्लेयरिंग अ पर्सन टू बी सच अ गार्डियन, दोनों चीज़ें, द कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। ठीक है, एन ऑर्डर under this section shall apply the removal of any guardian who has not been appointed by will or other instrument are appointed or declared by the court. ठीक है, ये जो ऑर्डर करना है shall imply the removal of any guardian who has not been appointed by will. अच्छा, अगर वो विल के थ्रू डिक्लेयर्ड नहीं है, हाँ, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी। अगर विल कर गया तो फिर उधर ही जाएगा। और अदर इंस्ट्रूमेंट या किसी और, या किसी कोर्ट ने पहले डिक्लेयर कर दिया तो वहां पे ये ऑर्डर नहीं अप्लाई होगा। वेयर अ गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट, अगर है तो फिर आर अपॉइंटिंग डिक्लेयर बाय कोर्ट, या पहले ही किसी कोर्ट ने कर दिया, एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अपॉइंटिंग डिक्लेयरिंग अनदर पर्सन टू बी गार्डियन in his stead shall not be made until the powers of guardian appointed declared as aforesaid have ceased under the provision of this act. जब तक वो नहीं सीज्ड होगी ये, हाँ, वो आगे 37, 38, 39, 40 हम सारे पढ़ेंगे ना, कि रिमूवल कैसे होती है, सीज कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उधर पढ़नी। डिस्चार्ज कब होता है वो 36, 37 वो आगे जाके पढ़नी है। ठीक है, तो ये था आपका पावर्स। 8, 9 ये वो चीज़ें हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसने कहा कोई भी शख्स अप्लाई कर सकता है जिसका इंटरेस्ट हो बच्चे के साथ। ठीक है, वो क्या कर सकता है अप्लाई करने के लिए। उसने कहा एन ऑर्डर अंडर शैल नॉट बी मेड अंडर द लास्ट फोरगोइंग सेक्शन एक्सेप्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, जब तक वो अप्लाई नहीं करेगा तो कोर्ट ऑर्डर कैसे करेगा, अपने आप तो नहीं करेगा ना। उसने कहा द पर्सन डिजायरस ऑफ बीइंग आर क्लेमिंग टू बी द गार्डियन ऑफ द माइनर। दूसरा, any relative or friend of the minor, or the collector of the district or other local area with which the minor ordinarily resides in the which he has property. दोनों सूरतों जी जी, और ये ऑर्डिनरीली रिजाइड्स वाली बात है कि गार्डियन का को केस जहाँ पे वो ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा हो, कलेक्टर भी आ सकता है। और द कलेक्टर हैविंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट टू क्लास टू विच द माइनर बिलोंग्स, उसी अथॉरिटी में उसी क्लास का वो जिसमें से बच्चा माइनर है, मतलब सेक्ट वगैरह जी। और इसी तरह कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन, कौन सा कोर्ट लेगा, ये सेक्शन 9 इंपॉर्टेंट है। उसने कहा इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन ऑफ माइनर इट शैल बी मेड एट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड्स। जहाँ पर माइनर ऑर्डिनरी रह रहा है, ऑर्डिनरीली रिजाइड कर रहा है, तो वहां पे वो कर सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड इफ द एप्लीकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इट मे बी मेड ईदर टू द डिस्ट्रिक्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन अ प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरीली रिजाइड्स और टू द डिस्ट्रिक्ट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर दे हैज प्रॉपर्टी। अच्छा, दोनों जगह पे कर सकते, गार्डियन करना है तो फिर जहाँ पे वो रह रहा है वहां पे भी कर सकता है,
वहाँ पे भी कर सकता है जहाँ मर्जी करना है. And if an application with respect to the guardianship of the property of minor is made to the district court other than having jurisdiction in place where the minor ordinarily reside, अगर वो रहता है उसके अलावा आप प्रॉपर्टी का करते हैं, the court may return the application if in the opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction. अगर कोर्ट की ओपिनियन है कि ये अदरवाइज किसी के पास जानी चाहिए, उसमें ज्यादा कन्वीनियंटली जो है ना वो डिस्पोज ऑफ हो सकती है. हाँ, तो फिर वहाँ भेज देगा. ये सेक्शन 9 था. 10 है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे होगी, किस तरीका, वही जो आप लिखते हो कंटेंट्स क्या जी, नेम, सेक्स, मतलब ये जिस तरह हम सीपीसी पे जिस तरह हम करते हैं ना, प्लेंट लिखते हैं, वही सारी बातें यहाँ लिखेंगे. ठीक है, वही द नेम, सेक्स, रिलीजन, डेट बर्थ, ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ माइनर, वेयर माइनर इज फीमेल, वेदर शी इज मैरिड. होते थे ना बच्चे भी हमारे यहाँ पुराने दौर के अंदर. अब तो उन्होंने रोका ना कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी 1929 में आया, वो इसके बाद में आया था ना, तो उसमें अगर वो शादीशुदा है तो उसके हस्बैंड का नाम भी लिखना है. और नेचर एंड सिचुएशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो भी लिखनी है कि किसके इस वक्त पोजेशन में है. विद नियर रिलेशन विद द माइनर हैज़ एंड वेयर द जो है ना दे रिजाइड, उसका क्या रिलेशन है और कि कहाँ वो रहते हैं. वेदर अ गार्डियन ऑफ पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी और बोथ ऑफ द माइनर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय एनी पर्सन इंटाइटल्ड और क्लेमिंग बी इंटाइटल्ड बाय लॉ टू विच माइनर सब्जेक्ट टू मेक एन अपॉइंटमेंट, वो बातें, ये सारी बातें. वेदर द एप्लीकेशन हैज़ एट एनी टाइम बिन मेड टू द कोर्ट और टू एनी अदर कोर्ट, ये सारी बातें वो हैं जो आपको पता है. पर प्रोसीजर है कि उसके पास आएगा 11 के अंदर प्रोसीजर और एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन जब आ जाती है तो फिर वही एक डेट फिक्स करेगा, समन करेगा, उनको बुलवाएगा. पेरेंट्स ऑफ माइनर हैं अगर वो पाकिस्तान में रहते हैं तो उनको बुलाएगा, और जो पर्सन में जिसका नाम लिखा हुआ है वो आएंगे, जिसके पास कस्टडी है उनको बुलवाया जाएगा. फिर प्रपोज एप्लीकेशन जो भी आई हैं उनको देख कर अनलेस द पर्सन हिमसेल्फ बाय एप्लीकेंट, तो वो अगर खुद है तो फिर लेटर टू बी अपॉइंटेड, वो अगर करना है तो उसको कर देते हैं ना. अगर मैं कहता हूँ जी कोई और है ही नहीं, मैंने ही करना है, तो वो मुझे ही लेटर दे देंगे, ठीक है ये पॉइंट हो गया. जैसे और अदरवाइज नोटिस नहीं. हाँ, और अगर तो ये नोटिस करने कॉन्स्पिशियस पार्ट पे लगा सकते हैं, वो अपने किस भी कर सकते हैं किसी भी रूल्स के तहत. जिस तरह कॉन्स्पिशियस पार्ट पे हम नहीं कहते चस्पांदगी करते हैं, ये वो हो सकती है. और प्रोविंशियल जो एप्लीकेंट है सर, जाहिर सी बात है वही कह रहा है कि मुझे प्रपोज्ड गार्डियन तो वही है. हाँ, क्या जो एप्लीकेशन फॉरवर्ड जी ऐसे ही है. ठीक है. और नोटिसेस फिर किनको भेजती है कोर्ट, जिनको जो रोला डाल सकते हैं. एक पब्लिक एट लार्ज को भी पार्टी बनाया जाता है जिसको अवामुन नास कहा जाता है ना, ताकि और कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो आ जाए. इसीलिए फिर नोटिस, या अगर नोटिस तो के लिए तो एड्रेस की ज़रूरत होती है. बाज़ औक़ात पेरेंट्स आपस में लड़ रहे तो मेरे पास हो या मेरे पास जाए, मेरे पास होना चाहिए, तो फिर डिफेंडेंट पेरेंट को बनाया जाता है. अगर फीमेल के पास है तो मेल के पास जाना चाहिए, मेल के पास है तो फीमेल के पास जाना चाहिए. वो सेक्शन 12 अभी पढ़ते हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो ऐसी सूरत है. ये तो सिर्फ प्रोसीजर है, ये आपको पढ़ लीजिएगा. और 12 इंपॉर्टेंट है जो आज के लिए 12 और 13 लास्ट हैं, कि पावर टू मेक इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ माइनर इंटरम प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन एंड प्रॉपर्टी, कि वो पावर है किसको किस एज में कैसे देना है. ठीक है, वो कहता है द माइनर में डायरेक्ट, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट द पर्सन इफ एनी हैविंग द कस्टडी ऑफ माइनर शैल प्रोड्यूस हिम. हम अक्सर इंटरम कस्टडी की एप्लीकेशन लगाते हैं ना कि मेरे पास है, कि उसको कहा जाता है इनको बुलाओ, शैल प्रोड्यूस हिम और कॉज हिम टू बी प्रोड्यूस्ड एट सच प्लेस एंड टाइम. ठीक है, उसके ऊपर लिखा एंड बिफोर सच पर्सन एज इट अपॉइंट एंड मेक डिफेंडेंट साइड करती है ना इंटरम ऑर्डर की एप्लीकेशन. क्यों सर, जिसके पास है वो डिफेंडेंट क्यों होता है? कस्टडी है. हाँ, तो मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास अगर बच्चा है तो अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन की दरख्वास्त भी मैं देता हूँ, तो मैं क्यों नहीं करता इंटरम की? या किसी के पास नहीं है तो डिफेंडेंट को बुलवाया जाता है. फिर एप्लीकेशन तो देगा ना, एप्लीकांट देगा, रिस्पोंडेंट तो नहीं देगा ना कि भाई उसको बुलवाओ. जिसके पास है वो तो 12 के लिए, समझ गई, जिसके
पास कस्टडी है वो तो नहीं एप्लीकेशन, ज़रूरत तो नहीं उसके लिए ना, लेकिन ज़्यादातर लगाता कौन है, जिसके पास नहीं होता वो कहते हैं जी। और इफ़ द माइनर, उनको बुलवाया जाता है ताकि टेम्परेरी कस्टडी को डिसाइड किया जाए। एंड इफ़ द माइनर इज़ अ फीमेल हु ऑट नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक, मैच्योर इनफ है ना, ग्रूम इनफ है, अंडर सबसेक्शन 1 फॉर हिज प्रोडक्शन शैल रिक्वायर हर टू प्रोड्यूस इन अकॉर्डेंस विद द कस्टम एंड माइनर ऑफ द कंट्री। जो प्रिवेलिंग कस्टम होगा हाँ, उस तरह बुरखे में ले आओ, वट एवर जो भी। एंड नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी ऑथोराइज, इन सूरतों में नहीं बुलवाया जाएगा। सर ठीक है, मैं कर लूँगी। ठीक है, किन सूरतों में, ये नीचे ए और बी क्या कहते हैं, द कोर्ट टू प्लेस अ फीमेल माइनर इन द टेम्परेरी कस्टडी ऑफ पर्सन क्लेमिंग टू बी हर गार्डियन ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज बीइंग हर हस्बैंड अनलेस शी इज ऑलरेडी इन द कस्टडी ऑफ द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट। अगर वो पहले ही अपने हस्बैंड के साथ है तो वो कस्टडी किसी और को देंगे, पेरेंट्स की मर्जी से वो शादी ब्याह के ले गए तो हर हस्बैंड ही कहता है, में तो वो नहीं किसी नहीं, कर सकते कि हम हाँ वो फिर ऑर्डर नहीं किसी और को करेगा, पहली बात। दूसरी, एनी पर्सन टू होम द टेम्परेरी कस्टडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज इंटरेस्टेड टू डिस्पोजेज अदरवाइज देन बाय ड्यू कोर्स ऑफ लॉ एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। कोर्स ऑफ लॉ के अलावा किसको दी हुई है कि वो तो करे, और वो इंटाइटल पहले ही है, उसको दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में उसको बुलवाया नहीं जाएगा, उसका ये टेम्परेरी वाला बातें उससे नहीं ली जाएंगी। और नंबर 13 है जो लास्ट है फॉर टुडे, ऑलरेडी इंटाइटल्ड पर्सन के पास हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी तरह ऑन द डे फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ एप्लीकेशन एज सुन एज आफ्टरवर्ड एज मे द कोर्ट शैल हेयर सच एविडेंस एज मे बी एड्यूस इन सपोर्ट ऑफ आर इन द अपोजिशन ऑफ एप्लीकेशन। वो उस वक्त उनसे क्या ले सकता है, शहादत ले सकता है, चाहे मुखालफ हो चाहे उसमें हो। ठीक है, तो ये है, अगर कुछ नहीं समझ आए तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।